दत्ता जी, केतकाई प्रसाद दत्ता जी, सिद्दीक अहमद जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेता कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, वो जो पीछे सब लोग छत पे खड़े हैं, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। शुरू करने से पहले मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। आज सुबह मौसम खराब था तो मेरा प्रोग्राम लेट चल रहा है और आपको कष्ट हुआ, आपको यहां रुकना पड़ा, ठहरना पड़ा मेरे लिए, तो इसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। सुबह के अमर प्रणाम। कांग्रेस पार्टी का बराक वैली से बहुत पुराना रिश्ता है और बराक वैली के लोग भाईचारे को, शांति को, प्यार से एक साथ मिलकर जीने को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। असम के चुनाव में दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी और आरएसएस की विचारधारा। इन विचारधाराओं में फर्क मैं आपको समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। ये अगर आप स्टेज देखेंगे तो इस पे आपको अलग अलग रंग के फूल दिखाई दे रहे हैं, है ना? अलग अलग रंग के फूल दिखाई दे रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी कहती है कि इस देश में अलग अलग लोग हैं, अलग विचारधाराएं हैं, अलग धर्म हैं, अलग जातियां हैं, अलग प्रदेश हैं और इस देश में हर एक व्यक्ति की जगह होनी चाहिए। हर एक व्यक्ति को लगना चाहिए, हर एक व्यक्ति को लगना चाहिए कि ये देश मेरा है, इसमें मेरे लिए जगह है। जैसे स्टेज पे अलग अलग रंग के फूल हैं, हिंदुस्तान के हर एक नागरिक को लगना चाहिए मेरे लिए भी यहां जगह है। चाहे मैं किसी भी धर्म का हूं, किसी भी जात का हूं, किसी भी प्रदेश का हूं, किसी भी भाषा बोलूं, कोई भी भाषा बोलूं, सबको लगना चाहिए कि इस देश में जगह उनके लिए है और उनके भविष्य का रास्ता उन सबको दिखाई देना चाहिए। दूसरी तरफ आरएसएस खड़ी है, वो कहते हैं नहीं, ये जो अलग अलग फूल है हमें अच्छे नहीं लगते हैं, हमें सिर्फ एक रंग का फूल चाहिए, हमें एक सोच पूरे हिंदुस्तान के ऊपर डालनी है। अब मेरा उनसे सवाल है कि देखिए, असम में अलग अलग लोग हैं, अलग भाषाएं हैं, अलग धर्म हैं। हम कहते हैं कि इन सब की जगह होनी चाहिए और वो कहते हैं नहीं, असम को नागपुर से चलाया जाना चाहिए, असम को आरएसएस की विचारधारा से चलाया जाना चाहिए, असम को पीएमओ से चलाया जाना चाहिए। यह फर्क है। दूसरा फर्क, हम काम करने में बिलीव करते हैं। हम आपसे इतने बड़े बड़े वायदे नहीं करते हैं। हम आते हैं, आपको कहते हैं देखिए, असम में हम विकास लाना चाहते हैं, भाईचारा लाना चाहते हैं, सबको जगह देना चाहते हैं और मिलके हम असम के लिए एक विजन निकालें, मिलके हम असम का रास्ता निकालें। उनके नेता यहां आते हैं, भाषण देते हैं और बड़े बड़े वायदे करके चले जाते हैं।
लोकसभा में आए थे, उन्होंने आपसे वायदे किए, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। एक वायदा उन्होंने किया कि हिंदुस्तान में काला धन बहुत है, जो पूरे हिंदुस्तान को मालूम है। उन्होंने कहा कि काला धन हिंदुस्तान से बाहर चला गया है, और जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेगा तो वो पूरा का पूरा काला धन वापस हिंदुस्तान ले आएगा, और हर एक व्यक्ति के बैंक अकाउंट में, हर एक व्यक्ति के खाते में नरेंद्र मोदी जी 15 लाख रुपए डाल के दिखा देंगे। अब देखो, आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख रुपए का सूट तो पहन लिया, आपने देखा होगा वो चमकता हुआ सूट था, 15 लाख रुपए वाला सूट बूट सरकार वाला। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके बैंक अकाउंट में नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख रुपए डाल के दिखाए? कोई हैगा यहां पे एक? क्योंकि अगर एक है तो मैं उससे मिलना चाहता हूं। पूरे हिंदुस्तान में मैंने यह सवाल पूछा है, ऐसी मीटिंग में जाता हूं, कहता हूं भैया एक है व्यक्ति जिसको नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख रुपए काला धन दिया? सब लोग कहते हैं नहीं भैया यहां तो कोई नहीं है, बारात वैली में भी नहीं है। अच्छा 15 रुपए भी नहीं दिया? उल्टा सुनो, जब यूपीए की सरकार थी हम हजारों करोड़ रुपए आसाम को भेजते थे स्पेशल स्टेटस के माध्यम से, हमारे 14 प्रोग्राम चलते थे, उससे आपको पैसा मिलता था। 15 लाख रुपए नहीं दिए, स्पेशल स्टेटस उठा के ले गए वापस दिल्ली। 15 लाख देना था वो नहीं दिया, मगर हजारों करोड़ रुपए जो आपको पहले मिलता था वो उठा के ले गए। अच्छा बजट के समय अरुण जेटली जी भाषण देते हैं और कहते हैं कि मैं एक नई योजना लाया हूं। हम सब सुन रहे थे पार्लियामेंट हाउस में, भैया कौन सी नई योजना है? कहते हैं देखो भाई, फेयर एंड लवली स्कीम है हिंदुस्तान सरकार का, इसके माध्यम से हिंदुस्तान के सब चोर चपाटियों का काला धन वो सफेद धन में ट्रांसफर कर सकते हैं। सरकार के पास आओ, चाहे आप ड्रग डीलर हो, माफिया हो, आतंकवादी हो, कुछ भी हो, अगर आपके पास काला धन है, आप एनडीए की सरकार के पास जा सकते हो, उनका नया स्कीम निकला है, और उनसे कह सकते हो कि भैया मेरा काला धन आप माफ कीजिए, थोड़ा सा टैक्स देकर जेटली जी उस पूरे को माफ कर देंगे। एक तरफ कहते हैं 15 लाख रुपए में दूंगा, दूसरी तरफ कानून बनाते हैं कि भैया सबके सब काला धन, सबके सब चोर काला धन अपना सफेद कर सकते हैं। अगली बार मोदी जी आएंगे तो उनसे आप एक सवाल पूछना, ये आप फेयर एंड लवली स्कीम जो लाए हैं, इससे किसको फायदा होगा? इससे हिंदुस्तान के किसान को फायदा हो रहा है, मजदूर को हो रहा है, गरीब को हो रहा है, छोटे बिजनेसमैन को हो रहा है? नहीं। तो फिर ये आप स्कीम लाए किसके लिए हो? और फिर देखना जवाब क्या मिलता है, सन्नाटा छा जाएगा। जैसे पार्लियामेंट में मैंने मोदी जी से सवाल पूछे, नागालैंड अकॉर्ड पे पूछा, फेयर एंड लवली स्कीम पे पूछा, सन्नाटा छा गया। नरेंद्र मोदी जी आए, 1 घंटा भाषण दिया, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, मगर मेरे सवाल का एक जवाब नहीं दिया। कहा था महंगाई बहुत हो गई है, नरेंद्र मोदी आएगा, प्रधानमंत्री बनेगा तो महंगाई कम करेगा। अब आप मुझे बताओ भैया, दाल का क्या दाम है? कितने रुपए की हो गई है? नहीं, जोर से बोलो, सुनाई नहीं दिया।
रुपए की दाल हो गई है। इतिहास में कभी नहीं हुई 200 रुपए की दाल। आलू का दाम बढ़ गया, कुकिंग ऑयल का दाम बढ़ गया, महिलाएं रो रही है। और नरेंद्र मोदी जी यहां आके कह रहे भैया उन वायदों को आप भूल जाओ, अब मैं आसाम के लिए 4-5 नए वायदे दूंगा आपको, जैसे मेक इन इंडिया। पूरे हिंदुस्तान में कह दिया भैया मेक इन इंडिया। 1 साल से हम सुन रहे हैं मेक इन इंडिया। आप मुझे बताओ भैया किसी को रोजगार मिला यहां पे? मोदी जी ने एक व्यक्ति को यहां रोजगार दिया? जहां भी देखो आपको वहां पे वो छोटा सा बब्बे शेर दिखेगा मेक इन इंडिया वाला, मगर एक युवा को रोजगार नहीं मिलेगा। तो वायदे करेंगे और कुछ होगा नहीं। 15 साल पहले असम में दुख था, आंसू बह रहे थे, खून बह रहा था। शांति कौन लाया? कौन लाया मुझे बताओ? क्या ये बीजेपी आरएसएस लोग लाए शांति? शांति कौन लाया? शांति आसाम की जनता लाई और कांग्रेस पार्टी लाए, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लाए, तरुण गोगोई जी लाए, अंजन दत्ता जी लाए। जो दुख था यहां उसको हमने दूर किया। और आप समझ लीजिए छोटा काम नहीं है, यह छोटा काम नहीं है। और शांति के बिना, भाईचारे के बिना विकास कभी नहीं हो सकता है। और जहां भी ये जाते हैं, जहां भी बीजेपी के लोग जाते हैं, वो गुस्सा फैलाते हैं। आप देखिए हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, 10 साल वहां सरकार चली, एक दंगा नहीं हुआ, एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। और बीजेपी की सरकार आती है और महीनों में आग लगा देती। हरियाणा को बांट दिया, जाट को इधर कर दिया, नॉन जाट को इधर कर दिया। बिहार में गए, पूरी कोशिश की, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने की कोशिश की। इनके पास और कुछ है नहीं, बस गुस्सा फैलाते ही है। पूरी कोशिश की। नीतीश जी, लालू जी और कांग्रेस पार्टी एक साथ खड़े हो गए। मोदी जी आए, वहां वायदे किए उन्होंने, मैं बिहार को बदल दूंगा। जो पहले किए थे लोकसभा वाले वायदे वो पूरे नहीं किए। नई लिस्ट लाए, कहा भैया मैं बिहार को बदलूंगा। बिहार की जनता ने उनसे पूछा मोदी जी आप एक बात बताइए, 6-7 महीने पहले आप आए थे, आपने काले धन की बात की थी, आपने 15 लाख की बात की थी, आपने एमएसपी बढ़ाने की बात की थी, आपने रोजगार की बात की थी, आपने किया नहीं। आप हमें बताइए वो वायदे कब पूरे होंगे? मोदी जी ने कहा नहीं भैया, देखो वो पुराने वायदे हैं, उनके बारे में हमसे मत पूछो, हम आपको अब नए वायदे देंगे। और उन्होंने 4-5 नए वायदे पड़े, जैसे यहां असम में कर रहे हैं। देखो भैया मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा और ये करूंगा। और बिहार की जनता ने कहा, हाथ जोड़ा और कहा मोदी जी आप ऐसे करिए, आप जाइए देश चलाइए और बिहार में कांग्रेस पार्टी, नीतीश जी और लालू जी की सरकार बनाने दीजिए। मोदी जी चले गए, वापस नहीं आए। अब यही यहां होने वाला है। मोदी जी आए, आप उनसे पूछिए भैया आपने जो 5-6 वायदे किए थे पुराने वाले, उनका क्या हुआ? मोदी जी आपसे कहेंगे उनको आप भूल जाओ, मैं आपको नए वायदे देता हूं। असम की जनता कहेगी देखो मोदी जी आप जाओ वापस दिल्ली, हमें तरुण गोगोई जी और कांग्रेस पार्टी चाहिए। क्योंकि 15 साल से इन्होंने यहां काम किया है।
यहां वो भाईचारा लाए, गुस्सा और क्रोध इन्होंने हटाया, हिंसा बंद हुई, आंसू बंद हुए, और फिर उस शांति के ऊपर गोगोई जी ने, कांग्रेस पार्टी ने काम करना शुरू किया। 15 इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोले, 4 लाख युवाओं को रोजगार दिया, आमदनी 4 गुना बढ़ा दी, 12,000 रुपए से 50,000 रुपए कर दी, मनरेगा लाए, भोजन का अधिकार लाए, आरटीआई लाए, सड़कें बनाई। पहले यहां 6,000 किलोमीटर हुआ करती थी, अब 24,000 किलोमीटर हो गई। बराक वैली को पैकेज दिया, आने वाले समय में फिर से पैकेज देंगे। 1,000 करोड़ रुपए की बात की थी, अब 2,000 करोड़ की बात कर रहे हैं। अस्पताल खोले, और आने वाले समय में जो बराक वैली की मुश्किलें हैं, जो उनकी सड़क की समस्या है, रेलवे लाइन की समस्या है, उसको पूरा करने वाले हैं। और मोदी जी, हम कांग्रेस पार्टी में गोगोई जी में भरोसा करते हैं। हमने आपको एक चांस दिया था लोकसभा में, आपने हमें धोखा दिया। आप हमें बताओ दूसरी बार हम आपको क्यों चांस दें? अब चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी क्या करेगी, यह भी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। सबसे पहले जहां मोदी जी फेल हुए हैं, जहां मेक इन इंडिया से एक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिला, वहां हम अगले 5 साल में यहां असम में 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। सरकार में जो भी वेकेंट पोस्ट है उसको हम पूरा करके दिखाएंगे। 2 लाख टीचर्स को हम एम्प्लॉयमेंट देंगे। हर डिस्ट्रिक्ट में 100 स्टूडेंट्स को हम स्कॉलरशिप देंगे, और IAS, ACS और अलग अलग नेशनल एग्जाम्स के लिए तैयारी करवाएंगे। मनरेगा के माध्यम से हम जॉब कार्ड बढ़ाएंगे। किसानों को आपने वायदा किया था MSP बढ़ाने का, उल्टा आपने उनसे जमीन छीनने की कोशिश की। पार्लियामेंट हाउस में कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी जी आपसे लड़ी, उन्होंने आपको रोका। किसानों के लिए वो लोग लड़ते हैं, अलग अलग प्रदेशों में जाके पदयात्रा करते हैं, किसान की आवाज उठाते हैं, और वो किसानों के लिए असम में एग्रीकल्चरल बैंक खोलेंगे। कांग्रेस पार्टी कोल्ड स्टोरेज देगी किसानों को हर ब्लॉक में, और सस्य बीमा चानी किसानों को नेचुरल डिजास्टर्स में रिलीफ देने का काम करेगी कांग्रेस पार्टी। चावल कांग्रेस पार्टी 2 रुपए किलो में देगी, और अस्पतालों में मुफ्त ट्रीटमेंट देगी असम की जनता को, और हर ग्राम पंचायत में प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स खोलेगी। बराक वैली के बारे में मैं जानता हूं कि आपको मुश्किल होती है। आपकी सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? सड़क की मुश्किल है, रेलवे लाइन की मुश्किल है, कनेक्टिविटी की मुश्किल है। आपके लोगों को यहां से जाना होता है, बाहर जाना होता है तो काफी मुश्किल होती है, कठिनाई होती है। मैं आपको और बाकी वायदे नहीं करूंगा, वो गोगोई जी का काम है। मैं आपको एक वायदा करूंगा कि मैं इस काम को पर्सनली देखूंगा कि बराक वैली का जो मामला है, जो कनेक्टिविटी का मामला है, मैं इसको अपने आप देखूंगा। और जो भी हम दबाव दिल्ली की सरकार के ऊपर डाल सकेंगे, पार्लियामेंट हाउस में, बाकी प्रदेशों में, असम में, कांग्रेस पार्टी डालेगी। सच्चाई यह है कि अब 2 साल हो गए हैं बीजेपी सरकार के,
और पूरा हिंदुस्तान पूछ रहा है और मोदी जी से पूछ रहे हैं कि मोदी जी 2 साल में आपने किया क्या? स्वच्छ भारत की बात की, हिंदुस्तान को साफ करूंगा। पता नहीं भैया आप लोगों को लगा हिंदुस्तान साफ हुआ क्या? हाँ। तो एक खोखलापन सा है। मोदी जी पे काफी लोगों ने भरोसा किया था, उन्होंने सोचा था कि भाई ये आदमी कुछ करेगा, और मोदी जी ने वो भरोसा तोड़ दिया है। जो उनकी कॉन्फिडेंस थी पहले 2-3 महीनों में पार्लियामेंट हाउस में, वो अब नहीं रही। उनको भी बात समझ आ गई है कि नरेंद्र मोदी फ्लॉप हो गया है। उनके दिल में यह बात बैठ गई, और एक प्रकार से मुझे भी काफी दुख होता है कि हिंदुस्तान का समय जाया हो रहा है। यह देश तेजी से प्रगति कर रहा था, और मुझे काफी दुख होता है कि हमारे प्रधानमंत्री ने जो वायदे किए थे और पूरे देश को किए थे, उन वायदों को पूरा नहीं कर पाए। सच्चा आदमी होता तो कहता है देखो मैंने ये वायदा किया, मैं नहीं कर पाया, और पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इसको पूरा करके दिखाऊंगा। मगर मोदी जी ऐसे नहीं कर रहे। मोदी जी उन पुराने वायदों को पूरा नहीं कर रहे। आप किसानों के पास चले जाइए और पूछिए उससे, किसी भी किसान से पूछ लीजिए, आपके सामने सबसे बड़ी मुश्किल क्या है, वो आपको बताएगा। एमएसपी, हमें सही दाम नहीं मिलता अनाज का। एक ही मांग है, मोदी जी ने कहा था कि मैं ये करके दिखाऊंगा। कांग्रेस पार्टी ने इसको 10 साल के लिए किया, मोदी जी ने नहीं किया। और एक खोखलापन सा है। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं, जिनके पास सब कुछ है, वो 5-10 है हिंदुस्तान में, वो सब खुश हैं। पेट्रोल का दाम $130 हुआ करता था प्रति बैरल जब हमारी सरकार थी। आज तकरीबन $30 प्रति बैरल हो गया है। हिंदुस्तान की सरकार पेट्रोल खरीदती है, हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान की सरकार का बचा है, उनकी तिजोरियों में है। मगर जो हमारी माताएं हैं, जो हमारी बहनें हैं, उनकी मदद नहीं करेंगे मोदी जी। दाम कम नहीं करेंगे, किसानों को एमएसपी और नहीं देंगे। वो सब का सब पैसा उनके उद्योगपतियों दोस्तों, अपने उद्योगपति दोस्तों को देंगे। ये फर्क है। हम 5-6 लोगों की सरकार नहीं चलाते हैं, हम चुने हुए 10-15 उद्योगपतियों की सरकार नहीं चलाते हैं। हम किसानों की, मजदूरों की, महिलाओं की, युवाओं की, गरीब लोगों की सरकार चलाते हैं। आप देखो मोदी जी की सेल्फी होती है, आजकल सबके पास इंटरनेट है। आपने कभी मोदी जी की फोटो किसी किसान के साथ देखी है? एक फोटो देखिए किसान के साथ ऐसे पकड़ा हुआ हाथ, एक देखिए? नहीं। किसी झुग्गी झोपड़ी में आपने मोदी जी को जाते हुए देखा है कभी? कभी किसान के खेत में जाते हुए देखा है? कभी जो मनरेगा का काम करते हैं उनके पास जाते हुए मोदी जी को देखा है? नहीं। मगर बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास वो हर रोज दिखेंगे, उनकी फोटो आएगी। मेक इन इंडिया की बात होगी, एक तरफ मोदी जी, दूसरे तरफ 5 उद्योगपति, तीसरे तरफ 4-5 अफसर, ब्यूरोक्रेट्स। हिंदुस्तान का युवा क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, क्या चाहता है, उससे कुछ लेना देना नहीं। यह फर्क है।
देश को एक आदमी नहीं चलाता है, देश को देश की जनता चलाती है। और अगर वो आदमी देश की जनता के बीच में नहीं जा सकता, अगर वो आदमी देश के किसानों से, मजदूरों से बात नहीं कर सकता, तो खोखलापन ही दिखाई देगा। और वही हो रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप जाइए, जनता के बीच में जाइए, आप किसानों के बीच में जाइए, आप मजदूरों के बीच में जाइए, आप युवाओं के बीच में जाइए। आप मन की बात करते हो, हिंदुस्तान की जनता की मन की बात सुन भी लो, आप नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। मगर मैं जानता हूं मेरे कहने के बाद भी मोदी जी ये नहीं करेंगे, क्योंकि वो सोचते हैं कि पूरा का पूरा ज्ञान उनके अंदर है। वो सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी देश के बारे में सब कुछ जानता है और देश की जनता को कोई समझ नहीं। वो सोचते हैं कि अगर मैं एक को दूसरे से लड़ा दूं तो मेरा फायदा होगा और मैं प्रधानमंत्री बना रहूंगा। मगर हिंदुस्तान की जनता होशियार है, समझदार है। असम की जनता होशियार है, समझदार है, जानती है कि असम के पास सबसे जरूरी चीज भाईचारा है। आप पूरे देश को दिखाते हो। जब भी मैं असम में आता हूं मुझे हिंदुस्तान दिखाई देता है। यहां पे सब लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं और सब लोग यहां पे प्यार से रहते हैं। और ये नई चीज नहीं है, ये इतिहास है आपका। ये आप लोग हजारों साल से कर रहे हो और इस इतिहास को ये खत्म करना चाहते हैं। ये नागपुर के लोग, आरएसएस के लोग इस इतिहास को खत्म करना चाहते हैं। आपसे आपकी भाषा छीनना चाहते हैं, आपकी हिस्ट्री छीनना चाहते हैं, आपके बीच में जो भाईचारा है उसको छीनना चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी ये कभी नहीं होने देगी। हम खड़े होंगे यहां पे, आप देखना, हम बिल्कुल 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। यह देश सबका है, इस देश में अलग अलग फूल है, हर फूल की यहां जगह है, हर फूल को लगना चाहिए कि यह देश मेरा है। मैं यहां आया, आप दूर दूर से आए, आपने कष्ट किया, मैं लेट हुआ और आप यहां सुबह से बैठे हुए। कितने बजे से बैठे? 12 बजे से बैठे हुए हो, 10 बजे से बैठे हो। तो मैं आपका दिल से, प्यार से धन्यवाद करना चाहता हूं और आपसे फिर से माफी मांगना चाहता हूं, मैं थोड़ा लेट हुआ। मैं अमेठी का एमपी हूं, मगर अगर आपको मेरी कभी भी जरूरत हो, कोई भी मुद्दा हो, लोकल मुद्दा हो, सड़क की बात हो, पुल की बात हो, रेलवे लाइन की बात हो, स्पेशल पैकेज की बात हो, किसानों की बात हो, मेरा दरवाजा आपके लिए खुला हुआ है। आप आ जाओ, दिल्ली आ जाओ, मुझे कहो राहुल चलो बारात वैली में आपकी जरूरत है, वहां पे मैं आपके साथ 2 मिनट में आ जाऊंगा। और ये सिर्फ बारात वैली की बात नहीं है, ये असम के लिए भी है और पूरे देश के लिए है, क्योंकि मैं भेदभाव नहीं करता हूं। मेरे लिए सब लोग एक हैं, हर प्रदेश एक है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, उत्तर का हो, पश्चिम का हो, कहीं का भी हो, आप सब मेरे लिए एक हो। आप सबसे मैं सीखता हूं, आपसे मैं समझता हूं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।